दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा तांडव हुआ उसका शाहीन बाग से क्या कनेक्शन है, ये सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं, क्योंकि नागरिकता छिन जाने के नाम पर करीब 2.5 महीनों पहले शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा किया गया। यहां से लोगों को भड़काया गया, कई नेताओं ने जहरीला भाषण दिया, फिर कहा गया कि ऐसे कई शाहीन बाग पूरे देश में बना दिए जाएंगे और बनाए भी गए, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में सड़कों को जाम कर दिया गया, पूरा सिस्टम ठप करने की कोशिश की गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी सड़क जाम करने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा खुली हिंसा के तौर पर सामने आया। और मैं जब हिंसा वाले इलाके में खुद गया तो वहां के लोगों ने भी यही कहा कि यह सब शाहीन बाग के भड़काऊ तंत्र का ही नतीजा है। और रही सही कसर दोनों तरफ से चंद नेताओं के भड़काऊ बयानों ने पूरी कर दी। वारिस पठान ने 15 करोड़ और 100 करोड़ वाला बयान दे दिया। कपिल मिश्रा ने बोला कि 3 दिन में अगर पुलिस सड़क खाली करा ले, नहीं तो ट्रंप के जाने के बाद हम सड़क खुद खाली करा लेंगे। और ताहिर हुसैन ने क्या कुछ करा वो तो आप सबने देखा ही है। मेरे साथ बात करने के लिए यहां पर कई युवा हैं जो मैं उनसे भी बात करूंगा, और मेरे साथ बात करने के लिए कई पीड़ित परिवार भी हैं जो आज यहां पर आए हुए हैं, इसलिए भावनाओं का भी अंबार होगा। और मेरे साथ कई मेहमान भी हैं जो आज अपनी बात को रखेंगे। मेरा निवेदन है कि सभ्यता के दायरे में सब अपनी बात को रखें। मेरे साथ मौलाना रशीदी साहब हैं, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ इफ्रा जान हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में धनेंद्र भारद्वाज हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। गौरव भाटिया हैं मेरे साथ, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। मेरे साथ सुशील पंडित हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और इस्लाम की जानकार मान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं सुबूही खान, उनका अभी स्वागत है। आप भी सोच रहे होंगे कि हर बार आप स्टूडियोज में आते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन आज ताली बजाने वाला कुछ है नहीं। इसलिए मैं इस शो की शुरुआत किसी पैनल के साथ नहीं करता, मैं उन विक्टिम्स के साथ करता हूं जिन्होंने तकलीफ सही है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्या हुआ था उस दिन? और आपके घर तो एक शादी भी थी। खड़े हुई, अपना नाम बताइए और अपनी बात। मेरा नाम मनोज है, मेरी बहन की शादी थी 25 तारीख की। 24 तारीख में ताहिर हुसैन के यहाँ से आकर लोगों ने वहाँ हमारा सारा सामान जला दिया। हम लोग जान बचा के वहाँ से भगे। मौत का नंगा नाच वहाँ हो रहा था, जैसा हम टीवी में कश्मीर को देखते थे वो हाल हमारे साथ हो रहा था। जैसे तैसे हमने अपनी बहन की शादी की है। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई। उस ताहिर हुसैन को पता था, उसके बिल्कुल बगल की बिल्डिंग में हमारी शादी थी। मैं आपके घर आया था, मैंने देखा। आप तो आ गए, बाकी और कोई नहीं आया हमारे यहाँ, अब तक कोई नहीं आया। हम पुलिस को भी कहते रहे, पुलिस का इसको खुला समर्थन था। पुलिस को हमने कहा इसके घर में सब कुछ है। पुलिस हमें बार बार आके 2 मिनट अंदर जाती, आके कहती इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों ने भी तो वहाँ पे देखा क्या क्या मिला है, वहाँ पे क्या चीज़ नहीं थी वहाँ पे। मेरे को लगता है वहाँ शायद तोप भी ना हो अंदर, उसके तहखाने के अंदर भी तहखाना है। वो तो वहाँ उस कॉलोनी को ही मेरे को लगता है ख़त्म करने वाला था पूरी को। बच्चों ने थोड़ा हौसला बंधाया, वहाँ बच्चे थोड़ा अड़ रहे, उससे थोड़ी हमारी जान बची। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, जिसके घर पे बहन की शादी हो और उसकी वहाँ पर मैंने देखे गोलगप्पे जले हुए थे, मिठाई जली हुई थी, आपने घर मेहमान आ रहे होंगे उनके लिए सामान रखा होगा, वो जला हुआ था, वो सब कुछ देखा। सब चीज राख कर दी, कुछ उठा के ले गए, कुछ जला गए। वहां से हमारा आधे से ज्यादा सामान गायब है। हमें कुछ सामान नहीं, कुछ तो जला हुआ हमें वहां दिख रहा है, कुछ हमें सामान ही नहीं दिख रहा। मैं तो अंदर गया था, मुझे तो सब काला काला ही दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत सारी चीजें, सांस लेने में गैस सिलेंडर थे वहां पे नहीं है, कमर्शियल 20 गैस सिलेंडर थे वहां पे, एक भी नहीं है अब। और बहुत सारी अंदर वाली सारी गाड़ियां जल गई, बाहर वाली गाड़ियां क्यों नहीं जली? जो इस तरफ गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो पीछे पार्किंग में जो खड़ी हुई थी, उधर इधर वाले लोगों ने समरसेबल चला के उसको थोड़ा बुझाया है। इधर वाली इसलिए नहीं जल पाई, जो अंदर थी वहां पे पानी नहीं जा पाया। अम्मा आपकी भतीजी लगती थी या भांजी? बेटी देवर की लड़की थी। आप बैठी। क्या हुआ अम्मा? मैं सवाल भी नहीं पूछ सकता क्योंकि आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। उसने सारा काम हमारे घर में जानबूझ के करवाया है। हमारे सारा परिवार उसी में ही था। जन कैसे हमारे बस रिश्तेदार परिवार बच के आया। इसे फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए।
इसे सबक होना चाहिए कि आगे क्या ये कैसे करेगा तू, ये हमें जीने भी नहीं देगा। इसके मकान में जाकर देखा आपने कैसा कैसा माहौल है इसके मकान में, इसने कोई कसर नहीं छोड़ दी। हमारे बच्चों को कोई ऐसा नहीं बचा, किसी के चोट नहीं है, जितने मर भी गए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन नहीं हम तो थोड़ा चलो हम संभल गए। अगर कोई गरीब होता बेटी की शादी कहाँ से कर देता, हमने फिर भी जाकर कहीं और लड़की के फेरे तो फेर दिए, इसने सही करा ये बताओ। नहीं सही तो मतलब इसको कोई सही तो कैसे कह सकता है। अब मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपको कुछ कहने के लिए। मैं क्या किन शब्दों से बोलूं कि जिनके घर में बेटी की शादी हुई हो और वो इस बेटी की शादी और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस पर कोई क्या बोल सकता है। अब मैं फ्लोर को ओपन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी 40-40 सेकंड बात को रखें इस दिल्ली की हिंसा के ऊपर। मैं चाहता हूं कि एक एक करके आप लोग बात रखें। सबसे पहले सुबुई खान, मैं मौका आपको देता हूं। आप एक महिला है, एक जवान आदमी इधर रो रहा है, अपनी बहन की शादी उसने जैसा सोचा होगा मैं करूंगा, नहीं कर पाया। एक मां यहां पर रो रही है जिसकी देवर की वो बेटी थी। इन वो लग रहा है हमें कश्मीर क्या, किसी को कश्मीर कौन क्या दिखाएगा, हमें तो लग रहा है यही कश्मीर आ गया है सुबुई। और हम अभी भी आंखें बंद करके बैठे हैं क्या कि शाहीन बाग का साइड इफेक्ट नहीं हुआ कुछ। अमीश सच बोलूंगी थोड़ा कड़वा लगेगा, प्लीज रोकिएगा मत। 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहती हूं। उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। ये बिल्कुल आज की हमारी सच्चाई है। मुझे पता है मौलाना साहब को बुरा लगेगा कि आप इसमें इस्लाम को बीच में क्यों ला रही हैं। एक बात बताइए, ये शुरू ही कहां से हुआ? नागरिकता कानून में आप मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है जो दिल्ली जलने तक और देश जलने तक पहुंच गई है। अगर ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है तो वो अमानतुल्लाह खान जब हेट स्पीच देते हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो 70,000 वोटों से कैसे जीत जाते हैं? और वो जीतने के बाद ये ट्वीट करते हैं कि ये इस्लाम की जीत है। अगर इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है तो नागरिकता कानून के विरोध में हिंदुत्व विरोधी नारे लग रहे थे, नारे तदबीर के नारे लग रहे थे। अमीश, नागरिकता आज किसी की नहीं गई, किसी की नागरिकता नहीं गई, लेकिन जाने बहुत लोगों की चली गई। आप लोग हर चीज में अल्लाह को ले आते हैं। मैं अमीश, जो लोग रेडिकल हैं उनके खिलाफ तो मैं लड़ ही रही हूं, लेकिन इस दंगे के बाद मेरी शिकायत उन मुसलमानों से भी है जो रेडिकल नहीं है लेकिन मौन है। उनको आके बोलना चाहिए। कहां है वो शाहीन बाग की दादियां जो शाहीन बाग में बैठी थी नागरिकता कानून के विरोध में, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे? मैं कहती हूं कि पीसफुल और अगर सेक्युलर नाम का मुसलमान एग्जिस्ट करता है इस देश में तो दिस इज द टाइम। आगे आइए और विरोध करिए जाफराबाद हिंसा और दिल्ली हिंसा के लिए कि ये इस्लाम नहीं है। तब मैं मानूंगी कि नहीं है, इस्लाम की लड़ाई नहीं है। मैंने बोला सबको मैं वक्त दूंगा। मैं आपके पास आता हूं धनेंद्र जी, और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपके एक नेता का इस पर खुला नाम आया है और क्योंकि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी है, मैं काफी चीजें नहीं दिखा पा रहा। क्या आपको लगता नहीं है कि जिम्मेदारी थी? अमीश जी, निश्चित तौर पर जितने ये लोग दुखी है उससे ज़्यादा दुखी हम भी हैं। हमने भी वो चीज़ देखी है। आप कल गए थे, हम पिछले 4 दिन से लगातार उन इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति बहाली हो। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए था। आपको ध्यान होगा 23 तारीख पुलिस, माफ करिए रोक रहा हूं, क्या पुलिस चूक गई? निश्चित तौर पर मैं नहीं कह रहा, मुझे कोर्ट मत करना। हॉनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यहां तक कि इंग्लैंड और ब्रिटेन की पुलिस का भी हवाला दिया गया है। मैं नहीं कह रहा आप ये मत कोर्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की चूक रही है, पुलिस नाकाम रही है। स्वयं गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि हमारे पास आईबी की इनपुट्स थी कि ट्रंप भारत में आएंगे और हिंसा होगी। ये मेरा बयान नहीं है, ये गृह राज्य मंत्री का बयान है। लेकिन अगर आपके पास इनपुट थी तो आपने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं ली? बिल्कुल, ये सवाल उठता है। जी, मैं आप गौरव भाटिया का रुख करता हूं क्योंकि केंद्र में सरकार इनकी है। गौरव भाटिया, पुलिस भी इनकी मदद के लिए नहीं पहुंची। मेरा तो कलेजा फट गया जब मैं इनकी बात सुन रहा था। क्या आपका नहीं फट रहा? देखिए मनोज जी हमारे भाई हैं और इनकी बात सुन के किसी का भी कलेजा फटेगा और आपको दुख होगा, और दुख इनके लिए भी है। और हमारा जो भाई मारा गया है अंकित शर्मा और रतन लाल, उसकी शहादत को सलाम करके इतना कहूंगा, हर भारतीय रोया है। क्यों रोया है आप बताइए? कोई जान दे देता है इस देश के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए, और उसको मारता कौन है? एक नेता जो है किसी पार्टी का,
वो बॉम्ब की फैक्ट्री जैसे अपने घर पे बनाए हुए हैं, और उसको अभी पार्टी में सस्पेंड किया गया है। वो भी कब? जब हमने ये बात उठाई कि वहां से पेट्रोल बॉम्ब मिले हैं, वहां से गुम्मे गुलेल, ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादी का घर हो। और मेरे भाई कह रहे हैं, मैं इनको केवल जानकारी दे दूं, उसको जब सस्पेंड किया गया उसके 9 मिनट बाद अमानतुल्लाह, जिसको मैं एक और ऐसा दरिंदा मानता हूं कि वो केवल और केवल जहरीली बातें करता है, उसका ट्वीट आया और उसने क्या कहा मालूम है हमीद जी? उसने कहा ताहिर जो है वो बेकसूर है और उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये 9 मिनट बाद एक तरफ सस्पेंड किया जा रहा है, दूसरी तरफ ट्वीट है कि वो बेकसूर है। आज मैं एक बड़ी बात आपसे कहता हूं, आप पूरे विश्व की पुलिस रख दीजिए, जब तक कि ये नागरिक खुद नहीं समझेंगे कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश पार्लियामेंट में जो कानून पारित होगा उसके सम्मान से चलेगा। और अगर आप नहीं मानते कि वो संविधान के तहत कानून है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा लेकिन मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूं, क्या कपिल मिश्रा अगर नहीं जाते, क्योंकि ये भी एक वर्जन है, कपिल मिश्रा अगर नहीं जाते तो इतना बड़ा तूफान नहीं खड़ा होता? आम आदमी पार्टी मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्योंकि वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीएए स्टे नहीं करेंगे। क्यों नहीं मानते इस बात को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोड खाली करो, रोज 15 लाख दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है। क्यों नहीं मानते? कपिल मिश्रा पे आ रहे हैं। दिल्ली न्यायालय अब उस उच्च न्यायालय तय कर लेगा उनकी जो स्पीच थी वो भड़काऊ थी या नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जिन्ना वाली आजादी, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को मार दो, ये क्या था? क्या बोला सोनिया गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी? हाँ, सोनिया गांधी ने एक बात जरूर कही, वो भी उजागर कर दूं। उन्होंने कहा ऐसा समय आता है आर पार की लड़ाई होती है, निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। ये भड़काऊ है कि मैं सीधा रुख करता हूं। इरफा जान, मैं आपके पास आता हूं, फिर पंडित साहब आपके पास और फिर रशीदी साहब आपके पास। इरफा, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप कहती हैं शाहीन बाग की सोच पूरे देश में जानी चाहिए। शाहीन बाग की सोच दिल्ली में तो आ गई, दिल्ली जल गई। अब आप बताइए, नागरिकता तो नहीं गई इरफा, किसी की नागरिकता गई तो जरूर बताइएगा, लेकिन लोगों की जान चली गई। इनकी बहन की शादी का क्या हश्र हुआ वो आपने सुना, इनके घरों का क्या हश्र हुआ, पेट्रोल पंप जल गया वो आपने सुना, अली भाई थे उनकी दुकान चली गई वो आपने सुना। नागरिकता किसी की नहीं गई, लेकिन लोगों का रोजगार चला गया, लोगों का घर चला गया, अंकित शर्मा चला गया, कांस्टेबल रतन लाल चला गया। लेकिन अभी भी आप अटके कि नागरिकता जा रही है। क्या आज आप कहना चाहेंगे कि इस मंच से किसी की नागरिकता नहीं जा रही, इसीलिए इस झूठ को वापस लिया जाए? बोलिए आज इस मंच से, आज भी मौका है आत्म गिलानी का। बहुत खूबसूरती से आपने ऐसे दिखा दिया जैसे मैं जो हूं मैंने ही दंगे करवाए हैं। यही होता है ऐसे देश में जहां जो लोग, शाहीन बाग की औरतें तब भी बैठी थी, वो आज भी बैठी थी, लेकिन अगर देखा जाए शाहीन बाग की महिलाएं वहां क्यों बैठी थी? वो कह रही थी कि अमित शाह ने 9 बार, एक बार नहीं 9 बार कहते रहे कि सीएए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। प्रधानमंत्री को सुना आपने? नहीं सुना? किसी को नहीं टोका। भारत के प्रधानमंत्री को आपने सुना कि नहीं सुना? किसी को नहीं टोका। मैं किसी को नहीं टोका, एक टोक रहे हैं। गौरव भाटिया को भी टोका मैंने धनेंद्र जी को भी टोका। मैं आपको समय दे दूंगा, ये समय दोबारा शुरू हो जाएगा। आप आज समय के लिए लड़ रही है, मैं इनके लिए लड़ रहा हूं। फर्क ये है, मैं इनके लिए लड़ रहा हूं, आप समय के लिए लड़ रही हैं। मैं भी इन लोगों के लिए लड़ रही हूं। मैडम, मुझे बताइए नागरिकता किसकी गई? मैडम बताइए किसकी नागरिकता गई? कितने निकले? कितनी नागरिकता गई? कितने घुसपैठी निकाले आपने? सीए घुसपैठियों के लिए, सीए घुसपैठियों के लिए आपने ड्राफ्ट पढ़ा है? आपने सीए का ड्राफ्ट पढ़ा है? सीए का एक्ट पढ़ा है? अगर एक्ट पढ़ा है तो बताइए उसमें घुसपैठिया शब्द का अगर इस्तेमाल है तो। फिर झूठ, इतना झूठ मत बोलिए कि जहर बो जाए। कहां सीए के एक्ट में घुसपैठिया शब्द है बताइए? घुसपैठिया का लेना देना एनआरसी से है। एनआरसी असम में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रही है, देश में कोई एनआरसी नहीं हो रही। बोलिए अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं तो, आप मुझे काटिए अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं, लेकिन फैक्चुअली मैडम ऐसे बोला जा रहा है जैसे मैं यहां की प्रधानमंत्री हूं। अगर ऐसे ही सवाल किया जाता प्रधानमंत्री जी से कि बोलिए देश में कोई एनआरसी नहीं हो रहा है, शायद हमारे देश में आज ये
आग नहीं फैली होती। एक बार हमारे गृह मंत्री कहते हैं, 9 बार कहते हैं कि आप पहले ये आएगा फिर एनआरसी आएगा। सीरियसली दिखाते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी होगी, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, सिर्फ एक कम्युनिटी होगी जिसको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे। आप क्रोनोलॉजी का बयान सुन लीजिए। जब वो कम्युनिटी के लोग, मैंने किसी को नहीं टोका, जब वो कम्युनिटी के लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं हमको जवाब दो भाई हमने किया क्या है, आप बोलते हैं इन लोगों को ऐसा इलेक्शन दबाव कि करंट लग जाए, ये गृह मंत्री बोलते हैं। और जब वही आपके जब जाते हैं कपिल मिश्रा, वो करंट लगाते हैं, आग लगाते हैं। गौरव भाई एक सेकंड, सुशील पंडित आपका वक्त है, अब आप बोलिए। सुशील पंडित, आपने तो 1990 में कश्मीर से आप लोग बेघर हुए, ये लोग दिल्ली के अंदर लगभग बेघर हो गए, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि देखिए संविधान बचाने के लिए शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग के साइड इफेक्ट क्या है? अमित शाह की स्पीच के साइड इफेक्ट आपका नाम सुशील पंडित है मैडम? अमित शाह की स्पीच के साइड इफेक्ट नहीं है ये, लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं के ऑडियो डाउन करो मैडम एक सेकंड। मैं वर्षों से इस देश में अपने भाइयों नागरिकों को आगाह करता आ रहा हूं कि एक कश्मीर तो हो गया 30 साल पहले, इस देश में 500 से ज़्यादा कश्मीर पनप रहे हैं और वो कभी भी फूट सकते हैं। इनको क्रोनोलॉजी शब्द से बहुत प्यार है, मैं क्रोनोलॉजी से ही समझा देता हूं। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में सोनिया गांधी बोल रही थी कि कायर हो क्या, सड़कों पे निकलो, आर पार की लड़ाई करने का वक्त आया है। और 14 दिसंबर की दोपहर को दादियां बैठ गईं शाहीन बाग में। एक साहब कह रहे हैं कि अगर आपके पास इनपुट्स थे तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जो वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। अभी कार्रवाई हुई नहीं है और दुनिया में यह डंका बजने लगा कि इस देश में प्रोटेस्ट के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है। आप 2 महीने से एक सड़क जाम किए बैठे हैं और दुनिया में ये फिर बोलेंगे में नहीं बोली वो, इनकी आदतें खराब हैं। पुलिस ने 3 सड़कें क्यों है इस डिबेट में, क्यों खड़ी है ये? बोल नहीं पाएंगे, ये इनकी आदत है। अभी आप देखिए पूरी दुनिया में मुनादी चली गई कि इस देश में प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र खतरे में है। और दादियां बैठी हैं प्रोटेस्ट करने जिन्होंने आज तक कानून की एक लाइन नहीं पढ़ी, समझाने की तो बात छोड़ दीजिए। मुसलमान महिलाएं तो फिर ये बैठ गई अब ये नहीं, फिर आप मुसलमान महिला पे क्यों पहुंच गई? ये क्यों बोलते हैं दादियों ने पढ़ा नहीं है, इनको कैसे पता है? इन्होंने सुशील पंडित की बारी है, मेरी बात कहीं आपके बीच में वो लगातार नहीं बोले थे। सुशील पंडित आपने बोला, मैं तो बोल रहा हूं 500 से ज्यादा कश्मीर, अगर 500 से ज्यादा कश्मीर है तो भारत की सरकार क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है? बिल्कुल सही बात पूछी आपने। ये भारत की व्यवस्था के अंदर जिहाद की ऐसी जकड़न है। सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे खुलती है याकूब मेमन के लिए, हमारी याचिका जाती है कि हजारों लोग भयगर कर दिए गए, हमको नहीं सुना जाता, हमारी याचिका खारिज कर दी जाती है। मैं किसके पास जाऊं? सरकार के पास जाऊं, कोर्ट के पास जाऊं, ब्यूरोक्रेसी के पास जाऊं, उस मीडिया के पास जाऊं जिसने अपना मुंह सी लिया था लाखों लोगों के बेघर होने पर? यह पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर भांग मिली हुई है। एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री कोई निर्णय ले लेता है, देश भर में मुनादी हो जाती है कि यहां सत्यानाश हो गया। यही लोग चीख चीख के बोलते हैं और मुंह सी लेते हैं जब कहते हैं 5 महीने इंटरनेट नहीं आया, हमने 30 साल अपना घर नहीं देखा। ये दोगले लोग हैं, इनके दोहरे मापदंड हैं। जी, मैं अब रशीदी साहब एक सेकंड सुबह, जब हम शाहीन बाग की सोच की बात करते हैं तो उस शाहीन बाग की सोच में 2.5 महीने से 3 महीने से एक सड़क जाम करने की भी बात करते हैं और जो वहां पर झूठ बोला गया उसकी भी बात करते हैं। जब हम शाहीन बाग की सोच की बात करते हैं, नागरिकता जा रही है, लेकिन यहां तो जान जा रही है। अब बताइए क्या करिएगा? अभी भी बोलिएगा नागरिकता जा रही है सर? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है और असल तथ्यों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बहस को मोड़ा जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये घटना क्यों हुई? किसी भी घटना में न हिंदू मरता है, न मुसलमान मरता है, इंसान मरता है। और वो गरीब मरता है जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए कमाता है और शाम को बैठकर अपने बच्चों में खाता है, वही गरीब मरता है। ये धन्ना सेठ बैठे रहते हैं इसके अंदर, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है। जो लोग यहाँ बयानबाजियाँ कर रहे हैं खड़े हुए, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मुस्तफ़ाबाद में, करावल नगर में, शिव विहार में अगर कोई मरा है, गरीब मरा है। वो आदमी मरा है जिसके पास आज उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए छत भी बाकी नहीं रही।
और आज ये सियासत कर रहे हैं उस पर, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ भी नहीं हो सकता। सुबुई खान, ये कैसे जवाब कि दंगा शाहीन बाग ने कराया? दंगा पीड़ित जोड़ रहे हैं, शाहीन बाग की सोच को दंगा पीड़ित जोड़ रहे हैं। दंगा उपदेश राणा ने कराया, मैं दंगे की चोट कहता हूँ। ये नंबर नोट कीजिए, उपदेश राणा शाहीन बाग की वजह से हुआ। दंगा हिंदू युवा वाहिनी ने कराया, दंगा हिंदू युवा वाहिनी ने कराया, दंगा योगी आदित्यनाथ की संस्था ने कराया, पीड़ित है, पीड़ित है, दंगा योगी आदित्यनाथ की संस्था ने कराया। लीजिए नंबर में देता हूँ, दंगे नहीं होते, पता चल जाएगा नहीं होते, कौन ये दंगे नहीं होते, ये दंगे नहीं होते। ये पीड़ित है दंगा, मैं पीड़ित हूँ उस बात का, मैं कहता हूँ उस बात का, मेरा चोट मारी है, 62,000 रुपए खोसे, क्या कोना का खोजने के लिए? इनके 62,000 खोजे। शाहीन बाग से कोई दादी उठकर आई थी मारने के लिए? ये सब एक लाइन है, बाकी दादियां एक लाइन, एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र, एक लाइन। दादियों को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक लाइन, एक षड्यंत्र, सोच कौन सी दादी ने मारा है आपको? सोच नहीं है, कौन सी दादी ने मारा है आपको? शाहीन बाग की कौन सी औरत ने मारा है आपको? वहां जाके पहला हमें बोलिए, कौन सी औरत ने मारा है? कम से कम आज तो रहम खाइए कि शाहीन बाग की औरतों को बदनाम किया जा रहा है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, शर्म आनी चाहिए औरतों को बदनाम करने में। सर हमें एक बात बताइए, मतलब आपका कौन सी औरत गई मारने के लिए आपको वहां? शांत बैठिए, आप बोलने दीजिए उनको, आपको मारने के लिए दीजिए उनको। औरतों को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती आपको? इनको बोलना चाहिए। कौन सी औरत ने मारा आपको? कौन सी औरत ने मारा आपको? बदनाम नहीं कर रहा, औरतों को नहीं कर रहा, औरतों को बदनाम कर रहे हैं। ये मर्द डिबेट में किसी ने नहीं बोला, ये व्यक्ति अब झूठ बोल रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है। आप चुप रहिए, शांत रहिए। सुबुई खान एक सेकंड, सुबुई खान बोलिए। मैडम एक सेकंड, मुसलमानों आपको सुन रहे, कोई मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहा, कोई मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहा। सना फर्नीचर वाले की भी दुकान लुटी है, मैं जवाब दे रही हूँ। मुसलमानों को ये भी मुसलमान है, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, ये भी मुसलमान है, मैं जवाब दे ये भी मुसलमान है। कौन नहीं है? आप भी सर्टिफिकेट देंगे कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है? मुझे आप भी सर्टिफिकेट देंगे मुसलमान करेगा? मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। मुसलमान बदनाम क्यों हो रहा है अमीश, मैं बताती हूँ। मुसलमान बदनाम इसलिए हो रहा है कि नागरिकता कानून के विरोध में तो आपने देश को जला दिया, शर्जिल इमाम के विरोध पे आप सड़कों पे नहीं आए, वारिस पठान के विरोध पे आप सड़कों पे नहीं आए, ताहिर हुसैन के विरोध पे आप सड़कों पे नहीं आए, अमानतुल्लाह खान जिसने हेट स्पीच दी उसको आप 70,000 वोट देके जिताते हैं, आप सड़कों पे नहीं आए। इसीलिए मुसलमान बदनाम हो रहा है, अपने मौन की वजह से बदनाम हो रहा है। रशीदी साहब, हम शोर मचा रहे हैं कि उपदेश राणा ने दंगा किया। क्यों नहीं बोलना चाहती आप? नाम बोलिए, आपको कौन मना कर रहा है? चाहती आप? आप बोलिए। मैं सबूत दे रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, सबूत तो पुलिस को दिए ना। अच्छा सबूत, एक सेकंड रशीदी साहब, एक सेकंड, आपने उपदेश राणा बात सुनो, बात सुनो, डंके की चोट पे बोलो। रशीदी साहब सुनिए, आप सुनिए, बात करना चाहता हूं। ये फोन रखिए इधर, बात सुनिए। उपदेश राणा ने दंगे करवाए, आप कह रहे हैं उनकी पुलिस में कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेंट करी पुलिस में आपने? जी करी है। तो पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं करती पुलिस कार्रवाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पुलिस ने मस्जिद जलाई, उसकी वीडियो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो ताहिर हुसैन घर से कार्रवाई कर रहा था पेट्रोल पंप लेकर, वो ताहिर हुसैन घर से कार्रवाई कर रहा था पेट्रोल पंप लेकर। शाहीन बाग में लोग कहते हैं रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं वो भी हैं वहां पे, 3,000 परिवार वहीं पे रहते हैं। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आपकी आईबी, आप देख रहे हैं, आपकी मैं ऐसे बात नहीं रखूंगा। आपकी सीबीआई, आपकी सीडीआई, आपकी पुलिस, आपके गृह मंत्री और वहां हो जाइए, हाईजैक करना चाहते हैं पूरी डिबेट को। और आपकी आप जो लोग 4 लोग शांत बैठ के अपनी बात को कह रहे हैं, आपके गृह ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। क्या ये तरीका है? साहब सीए का खड़े होकर विरोध करिए आप लोग, खड़े होकर विरोध करिए आप लोग। क्या ये तरीका है? क्या ये तरीका है? अब रोहिंग्या, शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए और बैठिए, बोलिए। मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप, ये हिंदुस्तान है सर, हमारे बोलने टाइम है सर, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है। ये सुनो, बैठो भाई साहब, बैठो, सब लोग बैठो, बैठिए। देश में बोलने की सबको आजादी है। यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती, ये दंगा जो है यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती। किसी के आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मैं आपके साथ हूँ, पाकिस्तान दे देता, उसके बाद भी नहीं करने वाले क्या चाहते हो? पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? पूछिए सर,
गौरव भाटिया से सवाल पूछिए, पुलिस कहाँ थी? आपने खुद बोला कि पुलिस मेरी मदद को नहीं आई। पूछिए कहाँ थी पुलिस? पूछिए कहाँ थी पुलिस? पूछिए गौरव भाटिया से, इनके पास है पुलिस। मुझसे सवाल मत कीजिए, पुलिस मेरे पास नहीं है। मैं गृह मंत्री नहीं हूँ देश का। सवाल कीजिए इनसे, कहाँ थी पुलिस? क्यों नहीं बचाया आपको पुलिस ने? देखिए आम आदमी पार्टी और मुसलमानों को गाली दोगे। डिफेंड आप कर रहे हो पूरी। गृह मंत्री से नहीं पूछोगे। बैठिए देखिए ये मैं उत्तेजित में से मिलने से नाम पूछ के बता मुझे हमारे घर कौन है? बीजेपी से कौन आया? हाँ? बीजेपी से मनोज तिवारी आए थे, इनमें से कौन आया? मनोज तिवारी कब आए भाई? आप अपने आम आदमी पार्टी देखिए किसी का घर जल गया है, क्या बड़ा मतलब झूठ है? चैनल पर नहीं चलेगा। इतना बड़ा झूठ चैनल पर नहीं चलेगा। कब आए मनोज तिवारी बड़े भाई? इनको शांति बड़े भाई कब आए? बड़े भाई कब आए? कब कौन से दिन आए थे? हमारे घर आए हमें पता है। अगर आप कह रहे हो कि ताहिर हुसैन ने कंप्लेंट करी, अरे जिसके घर में घुसपैठ होते हो गोली मारिए ना, ताहिर हुसैन को पुलिस पकड़ेगी, ताहिर हुसैन को कोर्ट पकड़ेगा। अगर दागी है, दंगाई है तो एक दादी किसी को, कोई दादी को दंगाई नहीं करा क्या? किसी को दादी को किसी ने दंगाई बोला पूरी बहस के अंदर? बोलने की हिम्मत रखिए। बहुत सेंसिटिव बिल्कुल आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मनोज तिवारी आगे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, देखिए इस बहस को कोई जीतने और हारने नहीं आया, कोई जीतने हारने नहीं आया। देखिए यहां पर जो परिवार बैठे हैं उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। अगर आप उनको उत्तेजित करेंगे तो ये सही तरीका नहीं होगा। मेरा निवेदन है, इफरा लोगों ने भी बोला संविधान बचाने के नाम पर पेट्रोल पंप जला दिया जाए। वैसे तो आप रोजगार चिल्लाती हैं, उस पेट्रोल पंप पे जो काम करते थे उन 70 लोगों का रोजगार चला गया है, क्या कहेंगी उन पे? 400 लोगों का रोजगार चला गया है इस दंगों में। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो आप बार बार ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैंने किया है ये दंगा। आप बोल रही है संविधान के किस पन्ने में लिखा है? संविधान के किस पन्ने में लिखा है? किसी पन्ने में नहीं लिखा है। आप लगातार झूठ बोल रही है ना पिछले 3 महीने से कि नागरिकता जा रही है, नागरिकता जा रही है। मैं आपको बोला हूं नागरिकता बताइए किसकी जा रही है, बताइए ना। आप लोगों के गृह मंत्री झूठ नहीं बोल रहे हैं। गृह मंत्री 9 बार बैठ के वहां भ्रम फैलाते हैं। सुबोई खान, ये लोग बार बार कुछ नाम ला रहे हैं, बार बार कुछ नाम ला रहे हैं और हर डिबेट में लाते हैं। तो उसको वंस एंड फॉर ऑल में क्लियर करना चाहती हूं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। इसके मैं आपको 3-4 क्विकली एग्जांपल्स दे देती हूँ। आप आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करें, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करें तो कुछ ना हो। देखिए फिर बीच में बोले चुप कराइए तो मैं बोलूंगी। मैं 4 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बस सिर्फ 4 एग्जाम्पल मत बुलवाइएगा मुझे पूरी डिबेट में। आप आतंकवादी को ग्लोरीफाई करें तो कोई बात नहीं, हम देश के गद्दारों को कुछ कह दें तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को आप मास रेप, मर्डर, स्लॉटर करें तो कोई बात नहीं। और अगर आपको अपने निकाले जाने का वहम भी हो गया, डर, एक भूत जो कि रियल भी नहीं है, तो आप देश को जला देंगे। लाखों मस्जिदें, मदरसे इस देश में बनी, पूरे सम्मान के साथ खड़ी हैं तो कोई बात नहीं। एक राम मंदिर बनाने हम खड़े हो गए तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आतंकवाद से लाखों लोग मरे इस देश में, हर धर्म के। आपने हमेशा बोला टेरर हैज नो रिलीजन, स्टीरियोटाइप मत करिए, ठप्पा मत लगाइए। और 135 करोड़ पॉपुलेशन में अगर 4 मुसलमान बच्चों का मर्डर भी हो गया तो आपने फौरन टैग लगा दिया, देश को लिंचिस्तान बोल दिया। तो ये दोगलापन कहां से लाते हैं आप लोग? इसका जवाब दीजिए मुझे। जवाब इफ्रा का अब आपका हुआ। अब मुझे भी बोले। बहुत प्यार से मैडम ने दोगलेपन का जिक्र किया, कहा कि हम लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। पहले सवाल का जवाब दीजिए, आप सड़क पे क्यों नहीं हैं? आप लोग टेररिस्ट को, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। भाई हम लोगों ने अनुराग ठाकुर को वोट नहीं दिया, हम लोगों ने अनुराग ठाकुर को संसद में नहीं बिठाया। आप लोग तो अनुराग ठाकुर के मुंह से चूं निकलने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आप कहती हैं भाई कुछ लोग जो हैं, आप लोग को अगर वहम हो गया, वहम नहीं हुआ मैडम। अमित शाह ने 9 बार बोला है हम सड़क पे बैठे जवाब दो। अमित शाह बोलते हैं इनको करंट मारो, आप लोगों ने जब करंट मारा देश में आग लग गई। एनआरसी अगर
हुआ, अगर एनआरसी आ भी जाएगी तो घुसपैठिए जाएंगे, आपको दिक्कत क्या है? एक सेकंड, सुशील पंडित, ये जो बच्चा अभी तक कंसीव नहीं हुआ उसका बताया जा रहा है, वो क्योंकि सब एडल्ट हैं और व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, जो बच्चा कंसीव तक नहीं हुआ बताया जा रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। मुंडन करा रहे उसके लिए लड़की ढूंढने निकले हैं जी। दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि घुसपैठिए निकलेंगे तो सिर्फ घुसपैठियों को प्रॉब्लम होगी। घुसपैठियों को यहां लाने वाली एक बहुत बड़ी जमात है, उनका शोषण करके उनका एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करती है। आप 50 सेकंड बोलिए, कोई नहीं बोला। उनको मुर्गी के दड़बे जैसी जगहों में रखकर उनसे जिस तरह के काम कराए जाते हैं, उनको पगार नहीं दी जाती है, उनको जानवरों की तरह खटाया जाता है, ये सब नुकसान उठाएंगे। सवाल लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा पीछे चलूंगा, लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। मैम मैं एक मिनट मेरा भी सुन लीजिए। और मैंने आज तक बीजेपी आईटी वो ऑफिस नहीं देखा, और मैंने 18 साल का था तो वोट भी नहीं दिया है, तो मैं तो पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो मैं बचपन से चॉकलेट खाता था, ठीक है? छोटा सा सवाल है। तो मेरे पापा बोलते थे दांत सड़ जाएगा। सीए के बाद एनआरसी आएगा, ठीक इसी तरह सीए के बाद एनआरसी आएगा, चॉकलेट खाने के बाद दांत सड़ जाएगा। ये कौन सा तरीका है? अमित शाह जी, नहीं अमित शाह नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने वोट नहीं दिया, फिर क्या? ये क्या हुआ तरीका? ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा तरीका हुआ? मैं बोल रहा हूं वोट नहीं दिया, मैंने बीजेपी ऑफिस नहीं देखी। आप मुझे जवाब दीजिए, कन्विंस कीजिए, मैं आपके साथ आऊंगा। अरे कन्विंस करो ना मैम, अरे कन्विंस करो मैम। तो देखा है टीवी पे अमित शाह को, तो देखा है। अरे कन्विंस तो कर ही नहीं पा रहा, अमित शाह पे चले जाते हो। कोर्ट के ऑर्डर से आसाम में एनआरसी आई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। इनकी सोच ये थी कि वहां सारे के सारे मुसलमान निकलेंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसका उल्टा हो गया। सर मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मैंने आग्रह किया सर, मैंने आग्रह किया सर, मैंने आग्रह किया। क्या सोच है? मुसलमान निकलेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब सुनिए, मैं कन्विंस कर रहा हूँ, ये करने नहीं देंगे, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये आप कन्विंस नहीं कर रहे, आप भड़का रहे हैं सर। एक मिनट, आप कन्विंस नहीं कर रहे, भड़का रहे हैं। अब सुनिए, डोंट यूज हुआ क्या? ये फ्लोर जितना बोले इंडिया, सच आपको सुनने नहीं देंगे। अरे सच क्या है सर? अच्छा बोलो, सच बोलो। मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे एक मिनट तो बोलने दो यार। बोलो, मैंने रिक्वेस्ट की है भाई। बोलो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अरे एक मिनट तो दीजिए। आप मत हाथ जोड़िए। हाँ तो आप मत हाथ जोड़िए। मेरे पास माइक है जी, माइक की जरूरत नहीं। डबल माइक देता हूँ भाई साहब, मेरे पास डबल माइक मेरे पास है माइक। बोलो। अब सुनो बेटा, आपकी आवाज इनकी सोच ये थी कि सारे मुसलमान निकलेंगे और हम चुनाव अच्छे से जीत जाएंगे, दिल्ली हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वहां 16 लाख हिंदू और 5 लाख मुसलमान निकल गए। अब इन्होंने देखा कि यार हिंदू का वोट तो निकल गया हमारा सारा, अगर हमने एनआरसी को ऐसे ही लागू कर दिया तो हिंदू वोट चला जाएगा। इन्होंने क्या किया, सीए कानून ले आए और हिंदुओं को यह बताने की कोशिश की कि सीए में हम तुम्हें तो अंदर ले लेंगे, लेकिन जो मुसलमान एनआरसी में बाहर हो गया उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। असल बात ये है मौलाना साहब, पूरी डिबेट हो गई, 50 मिनट हो गए। सीए, एनआरसी, एनपीआर, इसका फुल फॉर्म क्या है और कैसे अलग अलग हैं, ये बता दे केवल पूरी डिबेट के बाद। आप बताइए, ले जाइए, जवाब दीजिए। पूछिए, बताइए। मैं जा रहा हूँ। आप बोलिए, माइक है इनके पास, बोलिए। बोलिए। एक सेकंड, सब शांत हो जाए, शांत हो जाए, सब शांत हो जाए। अल्लाह, मुस्लिम, एक सेकंड, जवाब। मतलब आपको एक बात बोलूं, आप लड़ाकू विमान लाते हैं, ऐसी चीजें। अरे पढ़े लिखे लोगों, जवाब तो सुन लो। अच्छा जवाब। अरे वकील साहब जवाब तो सुन लो। वकील साहब जवाब तो सुन लीजिए। वकील साहब जवाब सुन लीजिए। दीजिए। वकील साहब शोर मत मचाइए, जवाब सुन लीजिए। इस देश को जलने से बचा लीजिए प्लीज। ये आ गए। अरे देश को जलने से बचा लीजिए। मैं आगे करता हूँ आपसे। हिंदू मुस्लिम मत कराइए, हिंदू मुस्लिम मत कराइए, पाठशाला मत खोलिए, ये पाठशाला मत खोलिए, पाठशाला मत खोलिए, ये पाठशाला मत खोलिए। आप अकल से बात कीजिए, अकल से बात कीजिए। आप पाठशाला खोल के बैठ गए, आप बताइए तीर लगा है, आप पढ़ाने के लिए आए हैं, आप क्लास लेने आए हैं, मेरी क्लास लेने आए हैं। ये देखिए, आप मेरी क्लास लेने आए हैं, आपका वो वक्त भी देखा है मैंने जब समाजवादी क्लास होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए इन लोगों की। अरे पढ़ने चाहिए। एक सेकंड। अरे इतना गुस्से में क्यों आ गया? अरे फुल फॉर्म भी तो पूछिए। हमेश बचा लीजिए इस देश को। फुल फॉर्म, एक सेकंड। आप ये बता रहे हैं।
ये पाठशाला खोलेंगे, देश को जला दिया, देश में आग लगा दी, पाठशाला खोलेंगे। फुल फॉर्म बता दीजिए आप। क्या है? कभी कहते हैं दादियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, फुल फॉर्म कभी कहते हैं दादियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, फुल फॉर्म बता दीजिए, पढ़े लिखे नहीं है, फुल फॉर्म बता दीजिए, पढ़े लिखे वकील साहब, फुल फॉर्म बता दीजिए ना। ये डिग्री ये एक सेकंड, सारे ऑडियोज डाउन, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, सारे ऑडियोज डाउन, आप फुल फॉर्म बता ही दीजिए। अमित शाह फुल फॉर्म नहीं है, सुनिए, आपको नहीं पता, आप बोलिए नहीं पता, बोलिए नहीं पता, इन्हें नहीं पता। बात तो सुन लो। जी जी बात कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, बात नहीं, फुल फॉर्म बताइए। बात तो सुन लो, चुप शांत रहिए। फुल फॉर्म अमित शाह बोलते बोलते 2 बार अटके। फुल फॉर्म सीए की फुल फॉर्म बोलते बोलते 2 बार अटके। आप बताइए, आप बताइए, आपको पता, देखा वो फुल फॉर्म आप बताइए ना। आप वो इंटरव्यू देखा आपने? बताइए आपने देखा है? फुल फॉर्म बताइए। जी जी जी, फुल फॉर्म नहीं बता पाए। अच्छा सुनिए, अमित शाह, अच्छा मैं एक बात फुल फॉर्म नहीं बता पाए। अगर मैं अमित शाह, अगर मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं तो डिबेट छोड़ के भागेंगे। तीनों का बता दीजिए, तीनों का बता दो, डिबेट छोड़ के भागोगे। मैं भागूंगा, डिबेट छोड़ के भागोगे, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप बोलो, बता करो, डिबेट छोड़ के भागोगे, बताइए, मैं बताऊंगा। मैं सम्मान डिबेट छोड़ के भागोगे। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा शो इस समय पब्लिक के बीच से। मैं 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूं, इस समय दिखानी जरूरी है। ताहिर हुसैन के घर पे क्या क्या मिला, एक छोटे से वीडियो में देखिए तुरंत। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है, ताहिर हुसैन डंडा लेके घूम रहा है, वो वीडियो है। और इसके घर, इन ताहिर हुसैन के घर पर क्या कुछ मिला है? पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब, तेजाब की पन्नियां। ये देखिए, ये आप पार्षद ताहिर हुसैन का घर है। ये पत्थर, मोटे मोटे पत्थर मिले हैं, पत्थर के टुकड़े उनकी फैक्ट्री में। ये पेट्रोल बम, ये सब मिला है। अब मैं अगली आपको चीज दिखाता हूं। अब मैं आपको वो बाइट सुनाता हूं कि जिन हिंदुओं ने वहां पर अक़लियतों के ऊपर कोई हमला हो रहा था तो उनको बचाया गया, वहां पर बचाया गया। और उन्होंने खुद बताया कि हम बड़े प्यार से रहते थे यहां पर। महिला ने मुझे खुद अपनी आप बीती बताई, वो सुनिए। अपने इंसानों की जान चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। हम प्यार से मोहब्बत से भाई बंधु की तरह रहते हैं गली में। हम कहते हैं आपके घर कुछ हो तो आप हमें देखना, आप तुम हमें देखना। हम नहीं चाहते कहीं दंगे हों, ना वो लोग चाहते ना हम लोग चाहते। ये इन लोग, इसकी जानी बुझी साजिश है जो इसने बाहर से बुला के किया है। क्योंकि जिस गली में मैं खुद रहती हूँ वहाँ हम आमने सामने बड़े प्यार से रहते हैं। एक घर के साथ ही 7-8 समर इकट्ठे हैं, जिसमें 4 हम मोमनन और 4 हम हिंदुओं के इकट्ठे समर हैं। और आपस में हमने कहा देखो हम तुम समान हैं, और जो आपके यहाँ कोई आए आप देखना। बिल्कुल, मतलब दोनों चारों परिवार, 8 परिवारों ने एक दूसरे को बचाया। इससे बड़ी भारत की मिसाल कहां देखने को मिलेगी? ताली बजानी चाहिए इन परिवारों के लिए, इन 8 परिवारों के लिए। ये है दिल्ली। इन्होंने बोला कि ये जो ताहिर हुसैन का घर था, यहां पर बाहर से लोग आए। अब मैं आपको एक और बाइट सुनाता हूं। जिस भजनपुरा के अंदर पेट्रोल पंप जलाया गया, उसके बगल में एक ट्यूशन सेंटर था, वो जलाया गया। बाहर गाड़ी, बाइक जलाई गई। उस भजनपुरा में महिलाओं ने, जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो क्या बोला, सुनिए, मैं तो दंग रह गया। आप ये देखिए, यहाँ भी शाहीन बाग बन गया था। प्रोडक्ट शांतिपूर्ण जो भी कर रहे थे वो शांति नहीं था, कुछ भी नहीं था। सामने ये अगर हम लोगों का कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 2-2 दिन पहले कहीं छोड़ आए। इन्हें बोला कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। कुछ लोग अपने परिवारों को पहले ही छोड़ के आ गए थे और उसके बाद भजनपुरा के पेट्रोल पंप पर और कोचिंग स्टेशन पर और बगल वाले घरों पर पूरा अटैक हुआ। यानी सुशील पंडित, मैं क्योंकि पेट्रोल पंप के पास आप भी रहते हैं और मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ था उस दिन। मैं ये कहना चाहता हूं उस दिन हुआ क्या था, उसके बाद कि जो उधर से जो ग्रेलिन टोर करके जो इधर को आए थे, वो किधर से आए थे? चांदबाग की तरफ से ही तो आए थे। और दूसरी बात ये है कि कल ताहिर हुसैन का जो टीवी देख रहे हो, सब जने देख रहे हो, क्या वहाँ पर वो खड़े हुए डंडा लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरे घर में कब्जा कर लिया। तो उनके ऊपर तो देखो, उनका नाखून भी नहीं कटा और ना उनको कोई मार रहा। जब कोई किसी उनके अगल बगल का मैंने देखा, उनके अगल का मकान, बगल का मकान, सामने का मकान, इधर वाले मकान सब जले हुए हैं और उनका मकान लेस मात्र भी नहीं जला। और ना उनके सर में किसी, मतलब कोई जब घुसता है घर में, कोई डाकू या बदमाश घुसता है तो वो आदमी कुछ प्रहार करता है कि नहीं एक उसके ऊपर, तो देखिए उसके सर में कहीं भी जरा सा भी कहीं खरोंच है। आप कह रहे हो कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आए, वहाँ पे राउंड लगाया। मैं खुद वहाँ रहती हूँ, मौजपुर के एरिया में गोपाल राय का ऑफिस है, वहाँ उनके सामने गोली चल रही थी, क्या उन्होंने एक्शन लिया? नहीं लिया ना। बताइए, आप बताइए। मैं वहीं रहती हूँ, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। रतन लाल की डेथ हो गई, पत्थर बरसते रहे। जाफराबाद में कपिल मिश्रा आया, वहाँ पे मुख्यमंत्री का ऑफिस था, क्या उन्होंने
लिया कुछ एक्शन? नहीं लिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि वहां पे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 23 तारीख से वहां पे जो इलाके थे वहां पे हिंसा शुरू हो गई थी। 23 तारीख से वहां पे सिचुएशन अब नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ बांधे हुए थे बेटा। दिल्ली पुलिस के जवान को ऑर्डर नहीं थे। होम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एक नहीं 9 बार कहते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरसी नहीं आएगी। सर दोनों में से या तो हम पीएम को सीरियस नहीं ले, तो होम मिनिस्टर को सीरियस नहीं ले। एक सवाल, धन्यवाद आपने ये पूछा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है एनआरसी आएगी और बिल्कुल आनी चाहिए, घुसपैठियों को चिन्हित करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि इस पे कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं हुई। दोनों में फर्क है। प्रधानमंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि एनआरसी नहीं आएगी। समय नहीं है, लेकिन लोग बड़े सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सेकंड मैडम, इफ्रा आप पब्लिक को क्यों नहीं बोलने दे रही? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने आपसे बोला कि इनको कन्वेंस करें, आपने इनको झूठ बोला कि पहले एनआरसी आई फिर सीएए। ये रशीदी साहब आपके लिए, क्या आप शाहीन बाग के लोगों को भी आपने यही झूठ बोल के कन्वेंस करके वहां पर बिठाया हुआ है? मैं जवाब दे दूं। जवाब जी रशीदी साहब, ये क्या वहां पर भी आप लोगों ने झूठ बोला? जवाब मैं आपके पास, ठीक है आपका हुआ। सुनिए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नेशनल पॉपुलर रजिस्ट्रेशन बिल नहीं है, एक्ट है सर, एक्ट बिल वही है, एक्ट और बिल वही है। एक्ट और बिल में कोई फर्क नहीं है, बता दी। एक्ट और बिल में कोई फर्क नहीं है। ना बिल में फर्क होता है, बिल और एक्ट में फर्क नहीं होता। कमाल कर दिया आपने सर। कह रहे बिल और एक्ट में कोई फर्क नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कोई नहीं। अरे उसको बोलने दीजिए ना, पूरा अरे गलती हो जाती है, पूरा बोलने तो दीजिए। ये हर आदमी को अनपढ़ बताते हैं। मैं देखिए इस बच्चे का जवाब दे दूं मैं। बेटा ये आपने कह दिया कि मैंने झूठ बोल दिया, ये आपने कह दिया कि मैंने झूठ, हालांकि सच्चाई यही है। एनआरसी के बाद सीए का लाना इस बात की दलील थी कि हिंदू वोट को अपनी तरफ कैसे लाना है। आप अभी तक जो है इस बात में मैच्योर नहीं हुए, सियासत को नहीं जानते आप। ये सियासत इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है। वोट बैंक की राजनीति चलती है, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये मुस्तफाबाद में जो कुछ हुआ वोट बैंक की वजह से कराया इन्होंने। अब सुबह सुप्रीम कोर्ट की वकील है, अपनी बात चले जाती है। इस पैनल में 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अमीश, अपने घर का कचरा खुद ही साफ करना पड़ता है। मैं जो अभी 4 लाइनें बोलने जा रही हूँ वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पे ही अप्लाई करती हैं। वीर शिवाजी की शमशीरें जयसिंह ने ही रोकी थी, पृथ्वीराज की पीठ में बरछी जयचंदों ने भोंकी थी। गैरों को हम क्यों कर कोसे, अपने ही विष बोते हैं, कुत्तों की गद्दारी से मृगराज पराजित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में आने के लिए। गौरव भाटिया, माफी चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते थे और धनेंद्र आप भी कहना चाहते थे, लेकिन मैं माफी मांगता हूं उन सबसे जिनके घर जले हैं, जिनके परिवारों से सदस्य गए हैं, जिनके घर में शादियां जो बहुत धूमधाम से होनी थी अब छोटे से कार्यक्रम में हुई है। हाथ जोड़ के ये देश आपसे माफी मांगता है। मैडम, मैं अम्मा आपको बोल रहा हूं, ये देश आपसे माफी मांगता है। एक भाई के सामने मैं माफी मांगता हूं। माफी इसलिए मांगता हूं क्योंकि कई बार झूठ, एक सेकंड रुकिए, कई बार झूठ को 100 बार बोला जाता है और उस झूठ के आगे सच को 1000 बार बोलिए जिससे झूठ गिर जाए। झूठ को गिराना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देश का नंबर 1 शो देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में बोलूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए हमारे लिए जय हिंद हमारा मूल मंत्र है। नमस्कार, धन्यवाद।